हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनकेटी। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण विधेयक, इम्पोर्टेंट बिल, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण विधेयक मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आदि को डिस्कस करेंगे। और इसमें से पूछे जाने वाले जो सामान्य क्लर्क लेवल से यूपीएससी लेवल तक के प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ना के बराबर छूटेंगे। सबसे पहले है मनी बिल, धन विधेयक और फाइनेंस बिल। आप जानते होंगे कि मनी बिल है या नहीं, यह कौन घोषित कर सकता है, अर्थात इसको मनी बिल कौन घोषित करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं। और यह इस डायग्राम से आप समझ रहे होंगे कि जो सभी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, और परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसके धन विधेयक के लिए ये सब क्राइटेरिया है, मानदंड है, और जो इन मानदंडों का पालन करते हैं वो तो धन विधेयक है। इन मानदंडों के अलावा जो विधेयक हैं वो वित्त विधेयक है। सबसे पहले संचित निधि जो 266 और आकस्मिक निधि 267, अर्थात जो विधेयक संचित निधि, आकस्मिक निधि से के अंतर्गत आते हैं उसमें या तो धन निकालना हो या धन जमा करना हो, वो सभी विधेयक धन विधेयक में आएंगे। इसके अलावा किसी व्यय को संचित निधि से निकालकर किसी योजना के लिए घोषित करना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। किसी कर को लगाना, जैसे जीएसटी हुआ, उसको लगाना, उसको समाप्त करना या परिवर्तित करना, ये सब विधेयक धन विधेयक हैं। और सरकार द्वारा किसी देश से ऋण लेना, ये भी धन विधेयक है। तो सबसे पहले संचित निधि, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो या जमा करना हो, वो धन विधेयक में आएगा। संचित निधि से धन निकालकर किसी योजना के लिए घोषित करना हो, वो भी धन विधेयक में आएगा। किसी कर को लगाना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत। समाप्त करना, परिवर्तित करना, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। और सरकार द्वारा किसी देश से ऋण लेना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। जो हमारा धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है राष्ट्रपति की अनुमति से। उसके बाद राज्यसभा में, अगर राज्यसभा इस पे 14 दिन में कुछ निर्णय नहीं लेता है तो धन विधेयक स्वतः पारित हो जाता है। जबकि वित्त विधेयक में ये जो मानदंड हैं, इनको छोड़कर जितने भी विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं वो सब वित्त विधेयक होते हैं। सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय हो, अर्थात ये धन विधेयक भी और उसके अलावा भी जो विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। इसमें संसद को कि राज्यसभा को भी उतना ही पावर है जितना लोकसभा को है। जबकि धन विधेयक में राज्यसभा अगर 14 दिन तक बिल पर एक्शन नहीं लेता है तो स्वतः पारित हो जाता है। जबकि वित्त विधेयक में एक सामान्य विधेयक के जैसे राज्यसभा उसको पारित कर सकता है, उस बिल को खारिज कर सकता है या उसको विचार के लिए भेज सकता है, अर्थात विचाराधीन रख सकता है। इस विधेयक को पारित करने के लिए अगर लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति उसके लिए संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था है। इसके बाद है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक, ये सभी विधेयकों को छोड़कर बाकी सब विधेयक जो सदन में पेश होते हैं वो साधारण विधेयक के रूप में पेश होते हैं। साधारण विधेयक के बारे में 42वें संविधान संशोधन में यह राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था
कि वो जो है बिल पर हस्ताक्षर करेंगे, जबकि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक बार उन्हें यह वीटो शक्ति मिली कि वो उसको वापस लौटा सकते हैं कि उस पर विचार किया जाए। अगर लेकिन फिर से और दोबारा वो बिल आता है तो उसको लौटाने के लिए बाध्य नहीं होंगे, उनको उस पर साइन करना होगा। इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। और इसमें राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति इसे पारित करके एक्ट में बदल सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में सुधार के लिए लौटा सकते हैं, अर्थात कोई अगर सुधार की आवश्यकता हो तो उसके लिए लौटा सकते हैं, या फिर उस पर संसद में के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में उस पर संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुला सकते हैं। ये सब साधारण विधेयक के बारे में राष्ट्रपति प्राप्त शक्तियाँ हैं, जिसे वो पारित कर एक्ट में बदल दें, लोकसभा या राज्यसभा में एक बार सुधार के लिए भेज सकते हैं, और या फिर गतिरोध उत्पन्न होने पर ज़्यादा समय तक अगर बिल पास नहीं होता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था साधारण बिल पर है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक जिसे बोलते हैं। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में वर्णित है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये भी संविधान संशोधन विधेयक हमारे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश हो सकता है, और यह विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य दो विधियों से पारित होता है। विशेष बहुमत के अंतर्गत वह संशोधन आते हैं जो नॉर्मल कंडीशन वाले हों, जैसे कि किसी राज्य के क्षेत्र का बदलाव हो, या फिर किसी राज्य के किसी क्षेत्र का नाम बदलना हो। ये सब विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं। जबकि विशेष बहुमत प्लस राज्य के अंतर्गत वह संशोधन आते हैं जिसमें संघात्मक ढांचे यानी फेडरेशन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि था जीएसटी, जिसमें विशेष बहुमत प्लस राज्य। विशेष बहुमत का मतलब है कि वो लोकसभा में 2/3 सदस्यों से पारित हो जाए, प्लस राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, तो उसमें बदलाव हो जाता है। लेकिन संघात्मक ढांचे से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उसमें के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, फिर से राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों में यह बहुमत के साथ वहाँ के विधानसभा में पास होना चाहिए, तब वो बिल पास माना जाएगा। और वो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि उसके संघीय ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है, मूल ढांचे में उसके बदलाव नहीं हो सकता है, केवल उसके में संशोधन मामूली नाम मात्र का ही किया जा सकता है। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें हमने मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।